हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, यानी डीएनए की संरचना हमने पढ़ी थी। हमने देखा था कि किस तरह से जो है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। अब हम देखेंगे कि जो हमने देखा कि जो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना थी वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। मतलब यूकेरियोटिक जो सेल है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जो डीएनए होता है कितना लंबा होता है, उसकी हमने बात की थी कि लगभग कितना है, 2.2 मीटर लंबा है। अब जो डीएनए है वो उसकी लंबाई होगी 2.2 मीटर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना लंबा डीएनए अपनी उस छोटी सी कोशिका के छोटे से केंद्रक में कैसे व्यवस्थित रहता होगा, जो माइक्रोमीटर में होता है। यानी लगभग इसका जो केंद्रक की अगर अपन बात करें तो 10⁻⁻⁶ होता है। इतना छोटा होता है केंद्रक, किससे? इस डीएनए से। तो फिर इतना लंबा डीएनए उस कोशिका के केंद्रक में कैसे व्यवस्थित रहता है, और इसी को हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग में। यानी कि इतना लंबा डीएनए जो है वो पैकेजिंग की प्रक्रिया के थ्रू एक विशेष संरचना में पैक्ड होकर के पैकेजिंग के द्वारा जो है व्यवस्थित रहता है। यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है डीएनए की पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग जो है वो कैसे होती है, डीएनए की पैकेजिंग हम पढ़ने वाले। तो डीएनए की पैकेजिंग हम पढ़े, उससे पहले हम जान लेते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग के दौरान न्यूक्लियोसोम बनते हैं। और डीएनए की पैकेजिंग को पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल है वो है न्यूक्लियोसोमल मॉडल। यानी डीएनए की पैकेजिंग को हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। न्यूक्लियोसोमल मॉडल। देखिए, अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक पे अपना पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है उसका डीएनए केंद्रक में कैसे रहता है, तो उससे हम डीएनए की पैकेजिंग कहते हैं। और डीएनए की पैकेजिंग को समझाने के लिए जो मॉडल है वो कौन सा है, न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ये न्यूक्लियोसोमल जो मॉडल था उसको दो वैज्ञानिकों ने दिया था जिनका नाम है कोर्नबर्ग व थॉमस। कोर्नबर्ग व थॉमस दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो यहाँ पर हम बात करें कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल में, न्यूक्लियोसोमल मॉडल में जो न्यूक्लियोसोमल शब्द है इसका क्या मतलब है या क्या होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम जो शब्द दिया था, नाम दिया था, एक वैज्ञानिक है आउडेट। आउडेट ने जो है ये शब्द जो दिया था, ये आउडेट करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे न्यूक्लियोसोम कहा था। इस न्यूक्लियोसोम को एक और नाम है न्यू बॉडी। न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं। न्यू बॉडी कह दो, न्यूक्लियोसोम कह दो। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसोम है क्या। तो जो न्यूक्लियोसोम है, क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट होने वाली, क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट होने वाली जो इकाइयां होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। देखिए पहले डेफिनेशन पर जाते हैं अपन, क्या होगी, क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट होने वाली, यानी बार बार आने वाली, रिपीट होने वाली इकाइयां क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है। इकाइयां न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां न्यूक्लियोसोम कहलाती है। इसको यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियोसोम यानी कि जो क्रोमेटिन है अपना, वो इस तरह से एक धागे नुमा संरचना के रूप में होता है। जैसे कि एक धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्रोमेटिन होता है। और इस क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम जो है इस तरह से पाए जाते हैं जैसे कि किसी धागे में मोती पिरोए हुए हो। माला में जैसे मोती रहते हैं उसी प्रकार से क्रोमेटिन पर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। इसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये
क्या है, ये क्रोमेटिन है, धागेनुमा जो संरचना है ये क्रोमेटिन है। और इस क्रोमेटिन पर ये क्या पाए जा रहे हैं, माले, जैसे कि माला में मोती होता है उसी प्रकार से इस क्रोमेटिन में ये जो मोतियों के समान छोटे छोटे जो बीज के समान संरचनाएं लगी हुई है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट होने वाली जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोसोम होती है। और ये लाइक दिस किस प्रकार से होती है, जैसे कि एक माला में मोती पिरोए हुए हो। अब बात करते हैं कि जो ये न्यूक्लियोसोम है जो कि माला में मोती के समान क्रोमेटिन पर पाए जाते हैं, इस न्यूक्लियोसोम का निर्माण किससे होता है, मतलब ये न्यूक्लियोसोम जो हम बात कर रहे हैं ये किससे बना है। तो एक जो न्यूक्लियोसोम बनता है वो प्रोटीन प्लस डीएनए से बनता है। यानी कि न्यूक्लियोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रोटीन और डीएनए से होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए, न्यूक्लियोसोम किससे बनता है, प्रोटीन प्लस डीएनए से बनता है। यानी कि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन काम में आती है उस प्रोटीन का नाम होता है स्टोन प्रोटीन। यानी कि डीएनए की पैकेजिंग में जो न्यूक्लियोसोम बनते हैं, न्यूक्लियोसोम को बनाने में जो प्रोटीन यूज हो रही है डीएनए के साथ में, वो प्रोटीन क्या कहलाती है, स्टोन प्रोटीन। और स्टोन प्रोटीन के यहाँ पर 8 अणु यूज होते हैं, दो अणु, 4 प्रकार के दो अणु जो है 8 अणु यूज होते हैं, जिन्हें स्टोन ऑक्टोमर कहा जाता है। स्टोन प्रोटीन के जो है 8 अणु काम में आएंगे और 8 अणु काम में आने के कारण उसे क्या कहा जाता है, स्टोन अष्टक, स्टोन अष्टक या ऑक्टोमर। इनकी 8 अणु यूज होते हैं यहाँ पर। कुल 4 होते हैं प्रत्येक प्रकार के जो है दो अणु मिलकर के। और वो 4 कौन से होते हैं, S2A, S2B, S3 और H4। 1 2 3 4 अणु है और इनके प्रत्येक के जो है 2 अणु, प्रत्येक के 2 अणु होते हैं। तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके और टोटल कितने हो गए, 8 अणु। तो स्टोन प्रोटीन के 8 अणु जो है मिलकर के बनाते हैं स्टोन अष्टक या स्टोन ऑक्टोमर। और ये स्टोन अष्टक या जो ऑक्टोमर होता है ये जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके केंद्रीय भाग में रहता है। और जो ये स्टोन अष्टक है वो क्या करते हैं, स्टोन जो अष्टक है ये क्या बनाता है, स्टोन अष्टक जो है वो न्यूक्लियोसोम का स्टोन अष्टक है वो न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग बनाता है, कोर बनाता है, केंद्रीय भाग या कोर बनाता है। यानी कि केंद्रीय भाग बनाता है, केंद्रीय भाग बना देगा। न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग किससे बना होता है, स्टोन अष्टक से, मतलब स्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं से मिलकर बना होता है। इस अष्टक के चारों ओर, किसके साथ चारों ओर, स्टोन जो अष्टक है, इस स्टोन अष्टक के चारों तरफ, स्टोन अष्टक के चारों तरफ जो डीएनए है वो डीएनए क्या रहता है, कुंडलित रहता है, यानी कि घुमा हुआ रहता है। और जो डीएनए कुंडलित रहता है वो डीएनए कितने चक्कर कुंडलित रहता है, 2.25 चक्कर। यानी कि जो डीएनए के जो चक्कर है 10 है वो कितने होते हैं, डीएनए के चक्कर, डीएनए के 10 या जो चक्कर होते हैं अष्टक के चारों तरफ जो डीएनए घुमा हुआ रहता है वो कितना होता है, 2.25 चक्कर। यानी कि 1 से 3/4 लिख सकते हैं या 1.75 जो चक्कर है वो क्या है, डीएनए घुमा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये स्टोन अष्टक है, स्टोन अष्टक। यानी कि इसमें क्या है, ये चारों अणु है, S2A, S2B, S3, H4। इन चारों के 2 अणु मिलकर के एक अष्टक बन रहा है जिसको हम स्टोन अष्टक कहते हैं। और इस स्टोन अष्टक के चारों तरफ ये कौन है घुमा हुआ, ये इसके चारों तरफ जो है डीएनए घुमा हुआ है। और ये कितना 2.25 चक्कर घुमा हुआ रहता है चारों तरफ। चक्कर जो होते हैं टोटल वो 2.25 चक्कर होते हैं डीएनए के, या 1.75 जो चक्कर होते हैं। और इस टोटल जो ये घुमा हुआ रहता है एक न्यूक्लियोसोम पर, उसमें कितने, लगभग 200 बेस पेयर,
लगभग 200 सार युग्म पाए जाते हैं। यानी 200 सार युग्म युक्त जो डीएनए है ये स्टोन अष्टक के चारों तरफ घूमता है। तो इस प्रकार से एक स्टोन अष्टक प्लस ये जो डीएनए ये मिलकर के जो ये संरचना बनती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसके अलावा अगर अपन टोटल हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो कुल हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है और उन 5 प्रकार में एक H1 हिस्टोन प्रोटीन और होती है H1 हिस्टोन प्रोटीन, यानी कुल मिला के 5 होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4। लेकिन ये 4 जो है अष्टक के रूप में न्यूक्लियोसोम में यूज होती है और H1 प्रोटीन जो होती है, H1 जो हिस्टोन है वो अलग से लिंकर डीएनए के साथ साइड में जुड़ी हुई रहती है। तो टोटल मिलाकर के हिस्टोन कितनी होती है, 5 होती है, जिनमें से 4 के जो दो अणु मिलकर के अष्टक बना लेते हैं, उनके चारों तरफ डीएनए घुमा हुआ रहता है। अब ये डीएनए कैसे जुड़ता है इसके साथ, क्यों घूम जाता है, क्यों ये जुड़ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हिस्टोन जो अष्टक है जो हिस्टोन प्रोटीन से बना है, और हिस्टोन प्रोटीन आप ध्यान दीजिए, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है एक क्षारीय धनावेशित प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय धनावेशित प्रोटीन होती है, क्षारीय धनावेशित प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है, क्षारीय धनावेशित प्रोटीन है। और जो डीएनए होता है हम जानते हैं डीएनए ऋणावेशित होता है। डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित, और विपरीत आवेश होने की वजह से ही एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर के न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। तो धनावेशित जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, और चारों तरफ कौन घुमा हुआ है इसके, ऋणावेशित डीएनए अणु। और डीएनए अणु घूम जाने से इसके कुंडलन से जो एक संरचना बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इस तरह से जो है एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाता है। अब देखो आप, ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के ऊपर ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, यानी ये डीएनए अणु के ऊपर घूम गया, एक जो है वो बन गया न्यूक्लियोसोम। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, थर्ड न्यूक्लियोसोम, और इस तरह से दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, दो न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ने वाला क्रोमेटिन होता है, जैसे इससे इसको जोड़ने वाला ये वाला, इससे इसको, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो क्रोमेटिन होता है वो क्या कहलाता है, वो लिंकर डीएनए कहलाता है। तो लिंकर डीएनए क्या हो जाएगा, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या होगा, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला क्रोमेटिन, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला क्रोमेटिन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए के साथ ये लिंकर डीएनए है जो आगे जाके किसी दूसरे जो है न्यूक्लियोसोम को जोड़ेगा, तो ये दोनों के बीच का भाग आप इसको यूज समझ सकते हैं। और इसी लिंकर डीएनए के साथ क्या जुड़ी होती है, H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से डीएनए में कुंडलित जो है स्टोन अष्टक के साथ में कुंडलित होकर के न्यूक्लियोसोम बनाता है और पैक्ड रहता है। अब यहाँ पर ये कुंडलन यही खत्म नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लियोसोम जो है ये फिर से जो है कुंडलित होते हैं और सोलेनॉइड बनाते हैं। अब सोलेनॉइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर के, न्यूक्लियोसोम की जो इकाई है बहुत सारी, न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर के जो बेलनाकार संरचना बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, न्यूक्लियोसोम कुंडलित होंगे, और कितने न्यूक्लियोसोम, एक सोलेनॉइड में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यानी कि अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर बेलनाकार संरचना बनाते हैं, बेलनाकार संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। और एक सोलेनॉइड में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बना, न्यूक्लियोसोम से क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। अब जब सोलेनोइड फिर से कुंडलित होते हैं तो बनता है क्रोमेटिन तंतु, और क्रोमेटिन तंतु फिर से कुंडलित होते हैं तो क्रोमेटिड बनता है। क्रोमेटिड कुंडलित होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाता है। तो किस तरह से गुणसूत्र बने, देखिए सबसे पहली चीज हमने बात की कि जब डीएनए था, डीएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो थी, डीएनए और प्रोटीन ने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। डीएनए और प्रोटीन ने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम बन गया तो फिर न्यूक्लियोसोम ने कुंडलित होकर के क्या बनाया, सोलेनोइड। इन्होंने कुंडलित होकर के क्या बनाया, सोलेनोइड। और सोलेनोइड जब कुंडलित होते हैं तो क्या बनता है, सोलेनोइड कुंडलित होकर के बनाता है क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु जब कुंडलित होते हैं तो इनके कुंडलन से क्या बनता है, इनके कुंडलन से बनता है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स बन गए, और क्रोमेटिड्स में कुंडलन होता है तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम बेसिकली किससे बने हैं, मोस्टली कुंडलन होता रहा, लेकिन क्रोमोसोम में बेसिकली जो चीज है वो क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन। यानी क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड से बना, क्रोमेटिड तंतुओं के कुंडलन से, और क्रोमेटिड तंतु जो होते हैं वो सोलेनोइड के कुंडलन से बने, सोलेनोइड जो है वो न्यूक्लियोसोम से बना। अब बात ये आती है कि यहाँ तक जब प्रारंभिक रूप से कुंडलन होता है तो केवल हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ही होते हैं, लेकिन उच्च स्तर तक कुंडलन के लिए, यानी कि आगे फिर उच्च स्तर तक इनमें कुंडलन होगा, तो उच्च स्तर तक कुंडलन के लिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ एक अलग और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहा जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्रों में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ और क्या पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। यानी कि उच्चतर श्रेणी में कुंडलन के लिए डीएनए में किसकी आवश्यकता होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो है डीएनए की पैकेजिंग होती है। हमने जो डीएनए की पैकेजिंग की बात की, क्रोमेटिन की बात की, तो क्रोमेटिन जो है, एक बार हम ध्यान देते हैं, क्रोमेटिन दो प्रकार के मिलते हैं सेल में। यानी कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें जो क्रोमेटिन तंतु है वो क्रोमेटिन तंतु कितने प्रकार के मिलेंगे, ये क्रोमेटिन तंतु जो है वो दो प्रकार के मिलते हैं, और वो दो प्रकार कौन से हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन कौन होते हैं, धागेनुमा संरचनाएं होती है, वो क्रोमेटिन कहलाती है। ये क्रोमेटिन तंतु जिनसे क्रोमेटिड बनते हैं और फिर क्रोमोसोम बनता है, यानी कि सोलेनोइड से बनी हुई धागेनुमा संरचनाएं क्या है, क्रोमेटिन है। तो ये क्रोमेटिन जो है दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार कौन से हैं, एक तो होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा जो है वो होगा हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरो यानी कि केंद्रक में दो प्रकार के क्रोमेटिन मिलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। यू जो क्रोमेटिन है, यू क्रोमेटिन जब पैकेजिंग होती है तो ये ढीले बंधे होते हैं, ढीले पैक्ड होते हैं, ये ढीले पैक्ड होते हैं, यानी कि ढीले बंधे होते हैं, साथ ही हल्के अभिरंजित होते हैं। कैसे होते हैं ये, हल्के अभिरंजित, क्योंकि जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जो है वो कैसा होता है, अभिरंजित दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, तो ये हल्के रंग के होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, परंतु आनुवांशिक रूप से ये कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक तौर पे, आनुवांशिक रूप से कैसे हैं, ये सक्रिय होते हैं। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये ढीले पैक्ड थे, ये जो है टाइट बंधे होते हैं, टाइट पैक्ड होते हैं, टाइट पैक्ड होते हैं। साथ ही ये कैसे थे, हल्के अभिरंजित थे, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं गहरे अभिरंजित होते हैं, गहरे अभिरंजित होते हैं ये। और तीसरी चीज, इनमें ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय थे, तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात थी। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, डीएनए की पैकेजिंग देखी कि डीएनए कैसे पैक्ड रहता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। उसमें हमने ध्यान दिया कि डीएनए की पैकेजिंग को समझाने के लिए जो मॉडल आया था वो न्यूक्लियोसोम मॉडल था, जो क्रोनबर्ग और थॉमस ने दिया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल में
जो न्यूक्लियोसोम है, जो न्यूक्लियोसोम की इकाइयां बनती है वो क्रोमेटिन पर इस प्रकार से लगी हुई रहती है जैसे कि किसी माला में मोती लगे हुए हो। तो यहाँ पर क्रोमेटिन जो है धागे के समान दिखाई देता है और न्यूक्लियोसोम उस पर एक के बाद एक लगातार इस तरह से लगे हुए रहते हैं जैसे कि कोई माला में मोती लगे हो। यानी कि क्रोमेटिन पर रिपीट होने वाली जो इकाइयां वही क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है। फिर हमने बात की कि जब ये न्यूक्लियोसोम है तो ये बना किससे, तो न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है और यहाँ पर प्रोटीन जो काम में आती है डीएनए के साथ न्यूक्लियोसोम बनाने में वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। हिस्टोन प्रोटीन एक धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, एक धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होती है जो बेसिकली 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। बेसिकली 5 प्रकार की होती है, लेकिन डीएनए पैकेजिंग में एक न्यूक्लियोसोम बनाने में 4 अणु काम में आते हैं और चारों के 4 प्रकार की ये काम में आती है और चारों प्रकार के अणु दो इसमें काम में आते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 8 स्टोन प्रोटीन के अणु मिलकर के केंद्रीय भाग में एक स्टोन अष्टक बनाते हैं और उस स्टोन अष्टक, ये केंद्रीय भाग में एक स्टोन अष्टक बन गया जो 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन के दो अणु मिलकर के बनाते हैं। टोटल 8 हो जाते हैं, स्टोन अष्टक बना। इस स्टोन अष्टक के चारों तरफ ऋणावेशित जो डीएनए है वो घुमा हुआ रहता है, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है और वो कितना लिपटा हुआ रहता है, लगभग इसके 2.25 चक्कर रहते हैं लिपटे हुए और उस 2.25 चक्कर में टोटल जो सारे युग्म होते हैं वो 200 होते हैं और इस तरह से लिपटने से न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। यानी कि स्टोन प्रोटीन के जो अष्टक बना उस अष्टक के चारों तरफ जब डीएनए लिपट गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। हालांकि जो 5वें प्रकार के स्टोन प्रोटीन है H1 प्रोटीन वो इसमें रहती तो है पर वो न्यूक्लियोसोम में यूज नहीं होती, वो बाहर लिंकर डीएनए के साथ जुड़ी रहती है। अब बात ये आ जाती है कि ये लिंकर डीएनए क्या है, तो लिंकर डीएनए जो था वो क्या था, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। ये हमने बात करी। फिर हमने देखा कि एक न्यूक्लियोसोम बन गया, दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया, तो न्यूक्लियोसोम भी फिर आपस में कुंडलित हो जाते हैं और कुंडलित होकर के क्या बनाते हैं, बेलनाकार संरचना बनाते हैं जिसको सोलेनोइड कहते हैं। यानी न्यूक्लियोसोम आपस में कुंडलित होकर के बेलनाकार संरचना बनाएंगे जो क्या कहलाएगी, सोलेनोइड। फिर सोलेनोइड जो होगा उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं और इस प्रकार से कई सोलेनोइड बन जाएंगे और सोलेनोइड फिर से कुंडलित होंगे और बनाएंगे क्रोमेटिन तंतु और क्रोमेटिन तंतुओं आगे फिर उच्चतर श्रेणी पर और जो है कुंडलित होंगे और उच्चतर श्रेणी में जब कुंडलन होता है तो वहां पर एक और प्रोटीन काम में आती है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन का यूज और होता है। अब जो क्रोमेटिन तंतु है वो क्रोमेटिड में चेंज हो जाएंगे और क्रोमेटिड जो है फिर कुंडलित होकर के क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण होगा। क्रोमेटिन की बात हमने यहाँ पर ये भी की थी हमने कि क्रोमेटिन 2 प्रकार के दिखते हैं हमें, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो ढीले पैक्ड होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, यानी हल्के रंग के दिखाई देते हैं पर आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं। जो हेटेरोक्रोमेटिन था, हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का विपरीत होता है। ये टाइटली बंधे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, गहरे रंग के दिखाई देते हैं बट आनुवंशिक तौर पर ये निष्क्रिय होते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि किस तरह से 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटी सी कोशिका के छोटे से केंद्रक में पैक्ड रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर डीएनए को आगे और डिटेल में हमें इसकी रेप्लिकेशन और इससे जुड़े हुए और वीडियोस देखने हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।